हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मेनली रिलेटेड है ओबीसी पॉलिटिक्स। ओबीसी को लेकर के जिस तरह से इस वक्त घमासान चल रहा है हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से इसे अपोजिशन यानी इंडिया अलायंस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। उस पर नज़र आ रहा है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों ही बैकफुट पर हैं और बहुत बौखलाए हुए हैं। इधर इसी तरह से कई मुद्दे आ गए हैं। पहला एक मसला आया साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से। उन्होंने जो करुणानिधि, जो वहाँ के सीएम हैं, उनके बेटे वो भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। उस स्टेटमेंट पर यहाँ नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा है हल्ला हुआ। मैं ये समझता हूँ कि जो मैं पहले भी कहा कि वो भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसे बैठ कर के सुलझा लेना चाहिए, और साथ साथ दूसरी तरफ किसी भी मज़हब के आदमी को दूसरे के मज़हब में बुराई नहीं ढूंढना चाहिए, उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे पहले बौरों में भी हुआ है। उनमें एक इंजीनियर साहब थे, वो हमेशा बौरों के ख़िलाफ़ टिप्पणियाँ करते थे। तो उन्हें उस वक्त भी यही कहा गया कि भाई अगर आप या तो बौरा छोड़ दीजिए वो उस सेक्ट को, आप बाहर आ जाइए, और अगर उसमें रहना तो आप आपस में बैठिए, उस मसले को आपस में सुलझाइए। उसी तरह से जो साउथ इंडिया का मामला है, उनकी सोच और है, यहाँ की सोच और है। तो अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो वो बैठ कर के बात कर लेना चाहिए था, ना कि इसे बहुत बड़ा इशू बनाए। और अगर इसे बहुत बड़ा इशू बनाया जाएगा, जो मेरी सोच है कि उसमें चूँकि उनका मेन जो कहना है वो शायद ये है कि वर्ण व्यवस्था है हमारे हिंदू मज़हब में, जिसमें आदमी में ऊंच नीच है। लिहाजा ये उनका ये सोचना है कि सब बराबर, सबको बराबर मानना चाहिए। उसी के बारे में मैं दूसरे के बाद अभी एक स्पेशल सेशन हुआ पार्लियामेंट का। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, चूँकि एजेंडा बताया नहीं जा रहा था, क्यों स्पेशल सेशन बुलाया गया। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे, तरह तरह की सोच में थे कि ये होगा वो होगा। लेकिन फाइनली देखने में आया कि वो वुमेन रिजर्वेशन बिल्कुल लाए, और उसे ये शायद ये सोच करके लाए कि 50% औरत हैं, फीमेल्स हैं वोटर्स इंडिया में, उनकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। मैं समझता हूँ उसमें भी बजाय कामयाबी मिलती, शायद वो उल्टा गले पड़ रहा है। जैसे शुरू में जब ये मुस्लिम्स 3 तलाक का किस्सा लाए और उसे पार्लियामेंट में लाए, एक कानून बनाया, तो शायद बीजेपी आरएसएस की ये सोच थी कि इससे मुस्लिम औरतों का वोट इन्हें मिलेगा और उनके घरों में झगड़े होंगे इस 3 तलाक के मामले पर। इस पे मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि वो जो इंस्टेंट 3 तलाक थी वो गलत थी, वो इस्लामिक थी ही नहीं, वो गैर इस्लामिक थी। और हार्डली 20 to 15% मुसलमान उसे प्रैक्टिस करते थे। मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम दे वर नॉट प्रैक्टिसिंग दैट 3 तलाक। तो नतीजा क्या हुआ कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। अब आइए इधर हुआ क्या है कि आप लाए ये सोच करके कि 2010 में कांग्रेस बिल को लाई थी, राज्यसभा में पास भी हुआ, लेकिन आगे उनकी हिम्मत नहीं हुई लोकसभा में लाने की। उस वक्त की जो सोच थी वो ये थी, कांग्रेस की भी, कि ओबीसी का रिजर्वेशन अलग से फीमेल्स का या औरतों का नहीं किया जाए,
और उसी वजह से दूसरे उनके जो एलाइज थे, फॉर एग्जाम्पल समाजवादी, आरजेडी, जेडीयू, उनका ये कहना था कि ये होना चाहिए, लिहाजा वो बिल आगे नहीं बढ़ाया गया और पास नहीं हुआ। तो वही सोच करके शायद बीजेपी ने ये सोचा कि हम इस बिल को लाएंगे और इसे पास तो हो ही जाएगा चूँकि मेजॉरिटी है, लेकिन सो कॉल्ड इंडिया अलायंस जो है, या तो उसमें इस इशू पे झगड़ा होगा, आपस में डिवीज़न होगा, और कुछ लोग अपोज करेंगे और वो एक्सपोज करेंगे, उन्हें हम एक्सपोज करेंगे और वो हमारे फेवर में जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने ये माना कि 2010 में उनसे गलती हुई, ये राहुल गांधी ने कहा, और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अपनी गलती को मान लेना। लिहाजा पार्लियामेंट में ये हुआ कि यूनानिमसली इंडिया के जितने कंस्टिट्यूएंट्स थे और इंडिया एज ए होल, उन्होंने बिल को सपोर्ट किया और साथ साथ डिमांड कर दी कि इसे फ़ौरन 2024 से इम्प्लीमेंट किया जाए। अब जो गवर्नमेंट जो कहती है कि वो पहले सेंसस हो जाए, उसके बाद परिसरमन हो जाए, उसके बाद हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि 2029 या 2034 से पहले ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तब तक कौन हुकूमत है, उनकी क्या सोच हो, क्या हो, ठंडे बस्ते में ये चला जाएगा। लिहाजा अपोजिशन को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है कि ओबीसी को, फीमेल्स को जैसे SC ST को दिया है, उनका कोटा फिक्स होना चाहिए, और दूसरा साथ साथ ये कि इसे फ़ौरन 2024 से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस पर बीजेपी बैकफुट पर है, RSS बैकफुट पर है और बौखलाई हुई है। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। देखिए, उसकी मैं अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कल ही परसों में, चूँकि मोहन भागवत जी RSS के चीफ हैं, ऑनरेबल, बहुत ही पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, लिहाजा सर्टेनली वी रेस्पेक्ट हिम एंड एवरीबडी शुड रेस्पेक्ट हिम। लेकिन उनके बयान कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि इस बात को माने या उनकी उस बात को माने। जैसे 24 तारीख का जो अखबार था, सितंबर का 24 का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ईसाई और मुस्लिमों को हम संघ से जोड़ेंगे। ईसाई और मुस्लिम्स को हम संघ से जोड़ेंगे। लोग कुछ पढ़ कर के कहेंगे, अरे कितना बड़ा मैसेज है, कितने ब्रॉड माइंडेड हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहते रहते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं, उनकी लैंग्वेज एक होनी चाहिए, उनकी कल्चर एक होनी चाहिए। और जहाँ तक ईसाइयों का मामला है, ईसाई पूरी दुनिया में नंबर 1 है। और आज मीडिया, जो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप यहाँ अगर एक मुल्क के एक कोने में या घर में भी कोई इवेंट होती है तो वो पूरी दुनिया के सामने जाती है। जो 4 महीने से मणिपुर में हो रहा है, वहाँ 300 से ज़्यादा ईसाइयों के चर्च जला दिए गए। 4 महीने से ऑलमोस्ट रोज़ाना वायलेंस के मामलात हो रहे हैं, और इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी मिलिट्री उसे कंट्रोल करना नहीं चाहती, या उन्हें ज़ाहिर इंस्ट्रक्शंस नहीं है। अदरवाइज़ आर्मी इतनी स्ट्रांग होती है कि इनकी तो हैसियत क्या है छोटी सी स्टेट की, बाहर के मुल्कों को वो फेस करने के लिए तैयार है। हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है। तो लिहाजा देखिए, एक तरफ तो ये कि ईसाई और मुस्लिम्स को जोड़ेंगे संघ से, और दूसरी तरफ वो सब हो रहा है। और उससे पहले भी धर्मांतरण के नाम पर जो ईसाइयों के साथ जो उनके चर्च जलाए जाते हैं, अटैक्स होते हैं, क्या वो यहीं तक सीमित है? उसका पूरी दुनिया में मैसेज आता है। अब आइए मुसलमान, आपने चूँकि कहा है मोहन भागवत जी ने कि ईसाई और मुस्लिमों को जोड़ेंगे संघ से, जो मुसलमानों के साथ चल रहा है। मोदी जी ने कहा कि हम पसमानदा मुसलमान को गले लगाएंगे, हमारे लोग जाएं उनसे मिलें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जो 2014 से लिंचिंग शुरू हुई, जो अभी रिसेंटली ट्रेन के अंदर आइडेंटिफाई करके गोली से मारे गए, जो 2 नौजवानों को हरियाणा के अंदर कार के अंदर जिंदा जला दिया गया, जो बिहार के इमाम को गुड़गांव में मस्जिद में घुस करके गोली से मार दिया गया, ये सब पसमानदा ही मुस्लिम थे। अपर कास्ट तो जो मुसलमान है सो कॉल्ड, वैसे तो इस्लाम में कोई कास्ट है नहीं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ऑल आर इक्वल, नॉर्थ के हों, साउथ के हों, ईस्ट के हों, वेस्ट के हों, काला हो, गोरा हो, सब बराबर है। लेकिन इंडिया में चूँकि ज़्यादातर बाई कन्वर्जन है, तो यहाँ का सिस्टम है, उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये आपने हरियाणा में किया, आपने जो नूह में किया, और जो उसकी असलियत पे नहीं जा रहे कि हाउ इट इनिशिएटेड, और अगर वहाँ वायलेंस हुआ तो हम उसे कंडम करते हैं, और अगर वाकई जहाँ मुस्लिम्स ने जायज़ी की वो गलत है, उस पर एक्शन हो, लेकिन साथ साथ उसकी तह में जाइए कि ये क्यों हुआ, और उसमें जो गुड़गांव में लोग थे जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनके भी घर गिराने चाहिए, बुलडोज होने चाहिए, उनकी दुकानें होनी चाहिए, उनके भी शोरूम होने चाहिए। तो ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, और दूसरी तरफ पसमानदा से अप्रोच किया जा रहा है कि आप हमारे भाई हैं। ये डायरेक्टिव दिया जाता है, मोदी जी देते हैं कि हर गांव में जाएं आरएसएस बीजेपी के लोग और पसमानदा मुसलमानों को गले लगाएं। तो मतलब यही है कि आप दहशत भी क्रिएट कर रहे हैं, और पसमानदा को गले लगाएंगे कैसे आप? पसमानदा में दलित, अगर आप मानते हैं, जो हम तो नहीं मानते, कि मुस्लिम में पसमानदा हैं, तो मैं कहना चाहूँगा उनमें दलित भी हैं। तो उन दलित को आप रिजर्वेशन जो हिंदू दलित को दे रखा, उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं आप यहीं से शुरुआत करिए, तो लोगों का यकीन बढ़ेगा, आपसे मोहब्बत बढ़ेगी, आपसे फासला कम होगा। तो आप ये कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन ऐसा नहीं। आप डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ अपना जो आपने 15% की दहशत दिखा करके 85% को एक जगह ला करके पोलराइजेशन किया, तो उसे भी आप इंटैक्ट रखना चाहते हैं, लेकिन वो इंटैक्ट अब नहीं रह पा रहा। ये आपको एहसास हो गया कि अब हिंदू ही, मुसलमान तो है ही नहीं इस पोजीशन में वो आपको हरा सके या जिता सके। और मुसलमान को आप दुश्मन गलत समझते हैं, मुसलमान के आप बीजेपी के दुश्मन है ही नहीं, ना हमें कंसिडर करना चाहिए। हम तो चूँकि हमारे साथ जब ये सब होता है तो ज़ाहिर है मरता क्या नहीं करता, मुखालफत में खड़े होते हैं, जो वो भी नहीं होना चाहिए हम मानते हैं। चूँकि हम इस पोजीशन में नहीं, हम तो पॉलिटिकली आइसोलेट हो गए हैं, बिल्कुल हमारी कोई हैसियत नहीं। लेकिन अब चूँकि हिंदू खड़ा हो गया और आपको दहशत है कि 2024 में कुछ हिंदू वोट जो पोलराइज किया था वो खिसकेगा, लिहाजा अब आपका बात करें पसमानदा मुसलमान की, आप बात करें वुमेन रिजर्वेशन की, दोनों फ्रंट पर आपकी करनी और कथनी में फ़र्क है, इसलिए आप बैकफुट पर हैं, आप बौखलाए हुए हैं। दूसरी तरफ देखिए, ये आज का 25 सितंबर का अमर उजाला का है, जिसमें मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि धर्मांतरण और लौ जिहाद रोकने के लिए समाज को जागरूक करेगा संघ। यह है, देख लीजिए, इसे देख लीजिए। समाज को, तो लौ जिहाद और धर्मांतरण है क्या? देखिए, जिहाद और लॉ का कोई रिश्ता नहीं है। यह आज की बात नहीं, अब सोशल मीडिया है, बातें आ रही हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करिए तो ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियों का नंबर ज़्यादा है जो हिंदू से शादी कर रही हैं, और हिंदू लड़कियों का नंबर कम है जो मुसलमानों से कर रही हैं। और उनमें बहुत सी जगहों पर उनके पेरेंट्स का कंसेंट होता है। तो ये कहना
जब आप ये नारा देते हैं कि धर्मांतरण लौ जिहाद रोकने के लिए समाज को जागरूक करेगा संघ, इसका मतलब आप हेट्रेड समाज में क्रिएट कर रहे हैं, एक नफ़रत का माहौल दोबारा बना रहे हैं। चूँकि धर्मांतरण मुसलमानों से हमने अपील किया है और अब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन ऑलरेडी दुनिया में नंबर 2 है। अगर मुसलमान सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए तो उन्हें और मुसलमान, पहले तो हम ही बन जाए, हम ही सही मुसलमान नहीं है, तो हमें दूसरों को मुसलमान अगर कोई बनाता है वो गलत करता है। लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि कोई भी आदमी अपनी पसंद का मज़हब प्रैक्टिस कर सकता है। तो अगर अपनी खुशी से कोई कन्वर्ट हो रहा है, चाहे वो मुसलमान हिंदू में हो, ईसाई में हो, या ईसाई क्रिश्चियन जो है वो हिंदू बने, दे आर फ्री। तो ये आप सिर्फ धर्मांतरण का एक इशू बनाते हैं। अरे भाई 140 करोड़ में आपके मुताबिक 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, तो 120 करोड़ आप उन्हें ही संभालिए ना। धर्मांतरण करके मुसलमान वो क्या कर लेंगे, कौन सी आबादी उनकी बढ़ जाएगी। तो ये एक हेट्रेड का, वही लौ जिहाद का है। लौ जिहाद जो है कोई चीज़ नहीं है। इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज हमेशा होती रही है, और जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे नो डाउट समाज में एक बिटरनेस होती है। और अगर कहीं मजबूरी ही है तो लड़की और लड़के को चाहिए कि अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, वो आपस में बैठें, और जब उन दोनों की कंसेंट हो तो वो अखबार में भी निकाल दें कि हम अपने बेटे बेटी की शादी है, इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसमें कोई लड़की हिंदू बनती है, लड़का मुसलमान बनता है, या वाइस वर्सा, इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और ये धर्मांतरण में नहीं आता। या बाई विल आदमी, मज़हब ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर तो आदमी जान दे देता है, और आप कह रहे हैं धर्मांतरण कर लेगा। धर्मांतरण लालच से नहीं होता, और जो होता है वो एक फ्रॉड है। धर्मांतरण दिल से होता है, एक यकीन से, और वो तभी होगा जब एक मज़हब को दूसरे मज़हब से कोई कंपेयर करके कहीं उसे बेहतरी नज़र आई, वो उधर चला जाता है, और उसके आने या जाने से बहुत बड़ा पूरी कम्युनिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसे एज ए टूल यूज किया जा रहा है उस पोलराइजेशन के लिए। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ईसाई और मुस्लिमों को संघ से जोड़ना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण लौ जिहाद रोकने के लिए समाज में जागरूकता होनी ज़रूरी है। अब उसके बाद, उससे पहले कल 24 सितंबर को इसी अमर उजाला में आपका बयान आया है मोहन भागवत जी का, जिसमें वो कहते हैं सबके लिए एक हो मंदिर, शमशान और कुआं। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दलित एंड ओबीसी, क्योंकि उनसे कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, उन्हें मंदिर में जाने नहीं देते, उन्हें पुजारी नहीं बनने देते। तो अगर ये आपको करना है, बाकी आप ईमानदारी के साथ कर रहे हैं कि सबके लिए, यानी जितने भी हिंदूज हैं उन सब के लिए एक ही मंदिर हो, एक ही पानी लेने का कुआं हो। हालांकि अब कोई तो है ही नहीं, अब तो दूसरी चीज़ें हैं, वो पहले हुआ करते थे, और एक ही शमशान। एग्रीड। तो उससे पहले आपको करना पड़ेगा क्या कि मनुस्मृति के ऊपर आपको बयान देना पड़ेगा। मनुस्मृति जो बेसिस है हिंदुइज्म का, जिसे आप मानते हैं, पार्ट ऑफ योर रिलीजन, उसमें तो वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था मीन्स 4 तरह के लोग होते हैं। एक यहाँ से पैदा होता है, वो ब्राह्मण है, और उसका काम है राजगद्दी संभालना। दूसरा यहाँ से पैदा होता है बाहों से, जिस अक्षत्रिय है, जो जा कर के बॉर्डर्स पे मुल्क की रक्षा करना। और तीसरा वो है जो पेट से पैदा होता है, जो वैश्य है, जिसका काम बिजनेस और पैसा कमाना। और बाकी जितने भी हैं वो शूद्रों में आते हैं, यानी पैरों से, घुटने से नीचे से पैदा होते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ काम है कि लोगों की खिदमत करें, गटर साफ करें, और उसका पैसा भी ना मांगें। तो मैं ये समझता हूँ अगर मोहन भागवत जी रियली सिंसियर हैं, जो मैं समझता हूँ वो सिंसियर हैं,
वो जो बोलते हैं बहुत सोच समझ करके बोलते हैं, हालांकि कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उन्हें अगर दूसरों को तो बाद में वो कन्वर्ट करें, धर्मांतर को रोकें, वो पहले उन सब लोगों को सम्मान दें और उन्हें एश्योरेंस दें कि जो उसमें लिखा है, अगर आप कहेंगे हम उसे मानते हैं, तो जाहिर है दलित तो उस पर रिएक्ट करेगा। दलित को आप कैसे करीब लाएंगे, कैसे एक उसके लिए कुंवर मंदिर बनाएंगे? तो इन चीज़ों से अंदाज़ा हो रहा है कि बीजेपी और आरएसएस इंडिया अपोजिशन अलायंस जो बना है उसी दिन से, बल्कि उससे पहले जब राहुल गांधी ने एक पद यात्रा की मोर देन 3500 किलोमीटर, आसान नहीं था। उन लोगों से जुड़े, वो मंडी में जा रहे हैं, वहाँ मजदूरों से मिल रहे हैं, वो खेत में जा रहे हैं, धान कैसे लगता है लगा रहे हैं, वो कुलियों में जा रहे हैं, कुलियों का सामान, क्योंकि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जब आप उन लोगों में रहते हैं तो आपको एहसास होता है। गांधी जी यही करते थे कि वो मलिन बस्तियों में जाते थे, दलितों के बीच में जाते थे, और वहाँ जब रहते थे 1-2 दिन तो उन्हें एहसास होता है कि गुर्बत क्या है, अछूत क्या है। वही लगता है कि इस दौर में एक नया गांधी आया है जिसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी हर तरह के तबके के लोगों में जा रहा, वो ट्रक ड्राइवर बन के ट्रक चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये जानने के लिए कि वाकई इन लोगों की क्या ज़िंदगी है, क्या इनकी परेशानियाँ हैं। तो लोग धोखे से साथ नहीं आ रहे, उनकी आस्था बनती जा रही है, और अब मुल्क का एक मूड बन चुका कि ये आपस की दुश्मनी, ये आपस का भेदभाव, ये आपस की घृणा नहीं चलेगी। से मुल्क चलेगा मोहब्बत और प्यार से, सब मिल कर के चलें, सब एक दूसरे को इज्जत दें, हर एक को जस्टिस मिले, हर एक को का डेमोक्रेटिक राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो उसे मिलना चाहिए, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। और जब सब मिल कर के हाथ मिला कर के चलेंगे तो मुल्क को कोई पीछे नहीं कर सकता। हम एक बहुत बड़ा मुल्क है, हम किसी से कम नहीं, हम पूरी दुनिया के सामने नहीं झुक सकते, कोई हमें झुका नहीं सकता। लेकिन जब हम आपस में एक दूसरे को बराबर ना समझें, एक दूसरे को बुरी नज़र से देखें, एक दूसरे से नफ़रत करें, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। यही मुझे आज कहना था कि ये जो पार्लियामेंट का सेशन जिसके ऊपर इतना बड़ा बहुन्नम मचा हुआ था कि क्या एजेंडा है, क्या क्या होगा, था तो और भी बहुत कुछ, लेकिन शायद पब्लिक का मूड देख करके वो नहीं लाया गया। जैसे एक इलेक्शन की बात थी कि सारे इलेक्शन एक राष्ट्र एक इलेक्शन हो, उस पर कोई बात नहीं हुई, और बहुत से मुद्दे थे उन पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ वुमेन रिजर्वेशन पर हुई, और ये सोच करके हुई कि शायद 50% औरतें हमारे साथ आ जाएंगी, लेकिन इट हैज़ बैकफायर्ड, क्योंकि ये मुद्दा इंडिया अलायंस ने कब्जा लिया है। उसी तरह से जो आपका जातिगण जनगणना देख कि आप क्यों पीछे हटते हैं? जब दलित भी आपके भाई हैं, ओबीसी आपके भाई हैं, सबके लिए एक कुआं बनना है, सबके लिए एक शमशान बनना है, सबके लिए एक मंदिर बनना है, सब इक्वल हैं। एक गरीब अमीर तो हैं, दलित बराबर तो नहीं, ओबीसी बराबर तो नहीं, तो उनकी जनगणना से आप पीछे क्यों हट रहे हैं? जब जनगणना होगी तो ये पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या, उसी लिहाज से फिर उसे रिजर्वेशन दिया जाएगा। आपको डर है, आप इस पर तैयार क्यों नहीं? और मैं आपको बता दूं, एक डेटा है मेरे पास कि हिंदुस्तान में जो पुराना सेंसस है, नए में तो कुछ और आना है, जो अब तक का है लोगों के पास, उस लिहाज से भी मोर देन 55% ओबीसी हैं। जैसे बिहार में 62%, यूपी में 54.5%, झारखंड में 46.8%, मध्य प्रदेश में 41.5%, राजस्थान में 47.3%, गुजरात में ओबीसी 40%, केरला में 65%,
महाराष्ट्र में 33%, तमिलनाडु में ओबीसी इज अराउंड 76%, कर्नाटक में 55.5% और आंध्र प्रदेश में 50%। ये मेरे पास डेटा है, जो मैंने सरकारी डेटा है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं। इसके बेसिस पर ही मोर देन 55% ओबीसी है। और आज की डेट में अगर दोबारा जनगणना होती है तो ये 60 को क्रॉस करेगा। तो बीजेपी नहीं चाहती, आरएसएस नहीं चाहती लोगों को पता चले कि उनकी क्या जनसंख्या है, तो ये आपके खिलाफ जाएगा। 24 में आपको नुकसान होगा। लिहाजा लोग मोदी जी के खिलाफ नहीं हैं, लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, लोग आरएसएस के खिलाफ नहीं हैं। और ख़ास तौर से मैं कहता हूँ मुसलमानों से कि मुस्लिम्स को आगे नहीं आना चाहिए बीजेपी की आरएसएस की मुखालफत में। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मेजॉरिटी में हैं, आप बड़े भाई हैं, आप इतना ज़्यादा उन्हें कॉर्नर ना करिए कि कहीं उनकी सोच बदल जाए। वही कहावत है जो बहुत बुरी चीज़ होगी कि मरता क्या नहीं करता। अगर बिल्ली के ऊपर भी आप अटैक करिए, जब वो समझती हैं कि अब मैं भागने का रास्ता नहीं बचा, तो वो दौड़ करके आप पर अटैक करती है। मुसलमान को इतना दबा दिया गया है, उसकी ज़बान बंद कर दी जाइए। उसके छोटे छोटे दानिश का मामला क्या था? दानिश को जिस तरह से पार्लियामेंट में एक बीजेपी के विदुरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ह्यूमिलेट किया, जो वर्ड्स यूज किए उन्हें यहाँ रिपीट भी नहीं किया जा सकता। आप कहते हैं पसमानदा को हम गले लगाएंगे? किसी आरएसएस या बीजेपी के आदमी ने इसे कंडम नहीं किया है। और बराबर में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए थे जिनकी एक बहुत बड़ी इमेज थी। चूँकि हर पार्टी में बुरे होते हैं, ऐसा नहीं कांग्रेस में बुरे नहीं है, या समाजवादी में बुरे नहीं, या बीएसपी में बुरे नहीं। हर पार्टी में बुरे और अच्छे होते हैं, लेकिन पार्टी की पहचान होती है कि मेजॉरिटी अच्छे लोग हों तो उसे अच्छा कहा जाता है। एक आदमी सामने नहीं आया और वही स्पीकर जो दूसरे पार्टी को डिसमिस वहाँ से बाहर निकालने में 2 मिनट नहीं लेते थे, या डिस्क्वालीफाई करने में 2 मिनट नहीं लेते थे, वो सिर्फ कहते हैं कि हमने वार्निंग दे दी। किस चीज़ की वार्निंग दे दी? कि 2 बार ऐसा ना करिए। आपको पनिशमेंट देना चाहिए था। राजनाथ जी ने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर कोई इससे हर्ट हुआ हो, यानी उन्हें अभी ये शक है इससे कोई हर्ट हुआ हो। और देखिए वहाँ टारगेट तो एक मुस्लिम एमपी को किया, लेकिन इसे हिंदू मुस्लिम इशू ना बनाइए। ये पूरे हिंदुस्तान का मामला है, ये हर हिंदुस्तानी का मामला है। अगर आप इस तरह की लैंग्वेज पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल हो और उस पर कोई एक्ट ना हो, कोई एक्शन ना हो, पार्टी को इमीडिएटली उसे सस्पेंड करना चाहिए था और उसका ट्रायल होना चाहिए था। अगर वो बाहर होता, कोई मुसलमान होता उसकी जगह और वो बाहर होता, तो उसका तो घर अब तक बुलडॉज हो चुका होता। तो इससे आपको सही मैसेज नहीं दे रहे हैं। लिहाजा ये एस्पेक्ट कि एक तरफ तो कहते हैं हमने 60 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी आइडेंटिफाई की गई हैं, जिसमें 35% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, अप टू 55% वोटर्स हैं। और वहाँ हमने कहा कि आरएसएस के लोग जाएं, बीजेपी के जाएं, मुसलमानों को गले लगाएं और उनसे वोट मांगें। क्या इसी तरह वोट मिलेगा? इस तरह से ह्यूमिलेट करेंगे आप? तो ये पूरे हिंदुस्तानियों को सोचना है कि हम मुल्क को किस तरफ ले जाएं। और मैं तो फिर अगेन वही रिपीट करूँगा जो बार बार, कि मुल्क सिर्फ बचेगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सबको हक मिले, सबको इज्जत मिले, भाईचारा बने, एक दूसरे के गले मिले। आरएसएस वाले भी
कांग्रेस वालों के यहाँ है, मुस्लिम्स के यहाँ है, मुस्लिम्स उनके यहाँ जाए। वो अपनी कल्चर अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है, लेकिन सोशल कॉन्टेक्ट, सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छे, आपस में मोहब्बत प्यार होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे आज कहना था। शुक्रिया।